नमस्कार, 5 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक और बड़े नेता राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज सदन में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, मुझे यहां बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है कि मैं क्या करूं। खबर है कि दिनेश त्रिवेदी इसके बाद बीजेपी में जा सकते हैं। उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। देखिए, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में। मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते। अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें? और उनके पास, किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मणिदीपा के पास चलते हैं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं मणिदीपा। यहाँ पर दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इसके बाद ये माना जा रहा था कि तृणमूल के लिए एक झटका होगा, लेकिन तृणमूल के जो नेता हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं। तो आप बताइए कि बंगाल की सियासत में इसका कितना फर्क पड़ेगा तृणमूल के लिए? जी देखिए, तृणमूल जो कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें शायद उनका यही उनका रुख है। और सच बात तो ये है कि दिनेश त्रिवेदी 2019 में बैरकपुर से हार गए। उनको हराया अर्जुन सिंह, जो पहले तृणमूल में हुआ करते थे और फिर बीजेपी में ज्वाइन करके उन्होंने दिनेश त्रिवेदी के विरुद्ध वो खड़ा हो गए बैरकपुर से और उनको हराया भी। हार गए थे दिनेश त्रिवेदी, लेकिन 2 टर्म तो थे वो बैरकपुर में थे 2009 से 2019। तो एक जरूर उनका वहां पे इम्पैक्ट है, एक उनके ऊपर दायित्व भी दिया गया था। हारने के बाद तृणमूल ने कहा कि आप बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखो, वहां के जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनको आप संभालो। उसके बियॉन्ड शायद दिनेश त्रिवेदी का इम्पैक्ट लिमिटेड है। वो वैसे नेता नहीं थे जो दूर दूर जाके पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन दिनेश त्रिवेदी का एक प्रोफाइल था, एक पार्लियामेंटेरियन थे, अवार्ड विनिंग पार्लियामेंटेरियन थे, रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत ही नम्र भद्र एक व्यक्ति के हिसाब से उनका परिचय है। तो अगर वो लाइट वेट भी रहे, अगर वो ग्रास रूट लीडर भी नहीं रहे, इस समय इलेक्शन के कुछ हफ्ते पहले लिटरली उनका ऐसा निकल जाना और इतना ड्रामेटिकली राज्यसभा में, जरूर इसके कारण तृणमूल को एक मोराल का धक्का जरूर लगता है। तृणमूल कहती है ये जो जाने वाले हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन मोराल का धक्का जरूर वो नहीं डिनाई कर पाएंगे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से तृणमूल के कई नेताओं ने अब पार्टी छोड़ी है, यहाँ पर इस तरीके से दिनेश त्रिवेदी का अपना इस्तीफा देना, क्या इसकी बात वहां पर कहीं अंदर खाने चल रही थी कि वो नाराज हैं पार्टी से, या टीएमसी को इसका अंदाजा था कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि और भी कुछ नेता क्या इस हिसाब से अब पार्टी से नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं वहां?
जी, एक तो है कि दिनेश त्रिवेदी छोड़ जाएंगे, ऐसे तृणमूल में कोई शायद किसी का संदेह नहीं था। सौगत रॉय अभी कुछ देर उन्होंने पहले कहा कि हाँ, पिछले हफ्ते इस रविवार को दोनों एक साथ प्लेन में गए पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए। वहां पे जो बातचीत हुई उससे जरूर लगी कि दिनेश त्रिवेदी में थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन था, लेकिन छोड़ने का लायक शायद नहीं था। और दूसरी बात है कि जो दूसरे और लोग हैं तृणमूल में जो शायद निकल जाएंगे, ऐसा कोई उनका मनोभाव दिख रहा है। उसमें से एक ही नाम आगे आ रहा है। इनफैक्ट आज ही हमने सुना है कि दिव्येंदु अधिकारी जो लोकसभा के एमपी हैं, वो आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो शायद छोड़ देंगे लोकसभा का पोजीशन। और दिव्येंदु अधिकारी हैं शुभेंदु अधिकारी के भाई, तो उनको लेके काफी कंट्रोवर्सी और स्पेकुलेशन तो जरूर चल रहा है। लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो छोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, उनका छोड़ना एक सडन शॉक के हिसाब से भी आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया मोनिदीपा आपका सब जानकारी के लिए। तो जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका सिलसिला लगातार जारी है। दिनेश त्रिवेदी ने यहाँ पर आज राज्यसभा में इस्तीफा जो है अपना वो दिया है, और अब आगे क्या रुख होता है वो देखना होगा। लेकिन खबर यह है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद सवाल ये भी कि कितना बड़ा फर्क इससे तृणमूल को पड़ेगा। तो इस पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रे ने एनडीटीवी से कहा कि यह पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रे हैं। आपको लगता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक झटका है, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले एक ही भाषा आप लोग मीडिया के लोग यूज कर रहे हैं, कोई झटका नहीं है। दिनेश त्रिवेदी के साथ तो ग्रास रूट का कोई संपर्क नहीं था। वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उनको राज्यसभा में भेजी थी। ये लगा वो अनग्रेटफुल है, पार्टी छोड़ दिया चुनाव के पहले। तो हम दुखी है, लेकिन हम घबराए हुआ नहीं है। ऐसा कोई संकेत उन्होंने दिया था कि वो नाराज हैं, नाखुश हैं? कल वो शरद पवार को जाके ऐसा बोला था, तो उससे हमें नहीं लगा, हमें लगा वो कंफ्यूज्ड है क्या करने वाला है, तो इससे रिजाइन कर देगा, ये हमें पता नहीं था। आपने उनके साथ ट्रैवल भी किया था 5 दिन पहले? 5 दिन पहले वो कोई इंडिकेशन नहीं दिया। वो बोल रहा था कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इतना बड़ा प्रॉब्लम राज्यसभा सदस्यों को क्या संगठन के बारे में जिम्मेवारी होता है, कुछ नहीं। तो शरद पवार जी को लेकिन उन्होंने संकेत दिया था कि वो नहीं, वो बोला था कि असंतोष है उनमें, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। प्रशासनिक सवाल उठाए हैं जिस तरह से सरकार कामकाज कर रही है राज्य में। मुझे पता नहीं, ये तो वो पहले कुछ नहीं बताया था, अचानक ये किया। जी, हिंसा की बात, और कहा कि मुझे घुटन महसूस होती है, मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पा से रहा। प्रोवोकेशन था, इसलिए किया। आपको लगता है कि एक आखिरी सवाल सर, कि वो बीजेपी भी जा सकते हैं? उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं? जाए, उसके साथ अच्छा रिलेशन है मोदी और अमित शाह का। दिनेश त्रिवेदी भी गुजरात से आते हैं। दोनों गुजरात। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। 2 बार तो आपको नहीं, दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर कहा कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दिनेश त्रिवेदी जैसा लीडर बैसाखी पे चलते, पहले उनका बैसाखी थे टीएमसी, अभी वो बैसाखी बनाएगा बीजेपी को। इससे अलावा और कुछ नहीं, उनका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, कॉरिडोर पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं। जो रेजिग्नेशन की ड्रामा हुई
वो एक बहाना के अलावा और कुछ नहीं मुझे लगता है, क्योंकि जाने वाला ही था, एक अच्छा बहाना मिल गया। चलिए, तो हिमांशु के पास चलते हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, उनसे जानते हैं कि अब इनका अगला रुख क्या हो सकता है। हिमांशु, कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आते हैं बीजेपी में तो उनका स्वागत है, और खबर भी ये चल रही है कि बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं वो। क्या अपडेट इससे जुड़ा हुआ है, आगे का रुख उनका क्या रहने वाला है? देखिए, मुश्किल सवाल है क्योंकि दिनेश त्रिवेदी अब भी संसद परिसर में ही हैं। हम उनके घर पर पिछले 2 घंटे से हैं। मैंने खुद दिनेश त्रिवेदी से फोन पर बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगले कुछ देर में वो घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक दिनेश त्रिवेदी अपने घर नहीं पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अब तक पत्ते नहीं खोले। बीजेपी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अगर वो आना चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्वागत रे ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता अमित शाह, दोनों से उनके अच्छे संबंध हैं। दिनेश त्रिवेदी भी गुजरात से आते हैं, तो ये संकेत भी तृणमूल कांग्रेस अपनी तरफ से दिया है कि वो बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन खुद दिनेश त्रिवेदी से जब पत्रकारों ने संसद में यह सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर अपने पत्ते अभी नहीं खोले। सिर्फ इतना कहा है कि मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जमीन पर काम करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि इस मुश्किल सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार तबिश करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस परिस्थिति में और जिस तरह से ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने बजट पर भाषण देते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है कि क्या दिनेश त्रिवेदी अब बीजेपी में शामिल होंगे और क्या आने वाले दिनों में और भी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि दिनेश त्रिवेदी का एक लंबा अनुभव, एक लंबा कैरियर रहा है पार्लियामेंट में, और वो रेल मंत्री भी थे। उनका कद बड़ा है। हालांकि बीजेपी की, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास ग्रास रूट लेवल पर जो पकड़ होनी चाहिए नेता में वो नहीं है, और वो लोकसभा चुनाव हार गए थे और ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा में आने का मौका दिया। तो एक तरह से तृणमूल में नाराजगी भी है, और साथ में पार्टी ये भी कह रही है कि उनके जाने से कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा और उनकी जगह पर किसी दूसरे ग्रास रूट वर्कर को राज्यसभा में पार्टी लाएगी। फिलहाल दिनेश त्रिवेदी क्या करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तबिश, लेकिन राजनीतिक रूप से भी अगर आपसे हिमांशु उसको समझना चाहें, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने अब इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी टीएमसी के कई नेता जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्योंकि चुनाव भी हैं तो टीएमसी में अंदर खाने नाराजगी तो सामने आ ही रही है इनके इस्तीफे से अगर देखें तो। जी, निश्चित तौर पर देखिए, स्वागत रे ने बहुत साफ शब्दों में कहा, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि उन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और उन्हें घुटन महसूस होती है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्षमता पर सवाल उठाया है संसद में। और निश्चित तौर पर स्वागत रे ने अपनी तरफ से ये कहा कि बीजेपी ने ही उनको प्रवोक किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक गंभीर आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने कि बीजेपी के शह पर ही उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। साथ में ये भी सार्वजनिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी ये इशारा जरूर कर रही है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध हैं, वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन खुद दिनेश त्रिवेदी अभी तक इस मामले में अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल मैंने इस बारे में आगे कुछ कहना नहीं चाहता। संभव है अगले कुछ देर में जब वो घर पहुंचेंगे तो इस बारे में हम उनसे सवाल पूछ सकेंगे कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है। तबिश, बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो दिनेश त्रिवेदी ने आज इस्तीफे का अपना ऐलान कर दिया, लेकिन आगे की उनकी रणनीति क्या होगी ये अब देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। चीन के साथ समझौते में भारतीय जमीन छोड़ने के राहुल गांधी के आरोप को रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बयान जारी किया है और इसे गलत बताया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कहना गलत है कि भारतीय क्षेत्र फिंगर 4 तक है। वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक है और इसलिए भारत फिंगर 8 तक गश्त की मांग दोहराता रहा है। चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा है और भारत अपनी इस जमीन को अपने नक्शे में दिखाता रहा है। रक्षा मंत्री के मुताबिक हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग का विवाद भी सुलझा लिया जाएगा।
और इससे पहले राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल संसद में दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि हमारी जमीन फिंगर 4 तक थी, फिर सेना को फिंगर 3 पर क्यों लौटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर चीन के सामने सिर झुकाकर भारतीय जमीन चीन के हवाले कर देने का आरोप लगा दिया था। ऑन अप्रैल 20। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें। किसानों की महापंचायत उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में लगातार जारी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत बुलाई है, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी है। महापंचायत में महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी है और महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त बहादुरगढ़ में हैं और महापंचायतों का सिलसिला जारी है। राकेश टिकैत साहब पहुंचे हैं। राकेश टिकैत साहब को लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो समझिए कि महापंचायतों में किस जबरदस्त भीड़ आ रही है। राकेश टिकैत साहब, आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, आपके मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान बता नहीं पा रहे हैं कि इन कानूनों में क्या है काला, और रद्द करने की तो कोई बात हो नहीं रही है। नहीं, इनको रद्द कर दो, इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आगे बातचीत होती रहेगी। इसमें भी बात कर लेंगे, हम क्या मना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलनजीवी हैं, आप लोग टोल प्लाजा फ्री कराते हैं। महात्मा गांधी आंदोलनजीवी थे, सरदार भगत सिंह वे थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी वही थे जो इनके वो हैं। जिस उससे सत्ता में लोग आए तो वे भी आंदोलनकारी जीवी थे। जो लोग अयोध्या में जिन्होंने मस्जिद तोड़ी है वे सब आंदोलनकारी जीवी थे, उनका अपमान है ये। ठीक है साहब, आपको लगता है इन महापंचायतों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, बन रहा है? हाँ सर, दबाव नहीं बढ़ेगा इनसे, ये वैसे ही हो रही है। ये रोटी का सवाल है। भूख पे देश में कोई व्यापार ना करे, ये उसके सवाल पर। सर, ये आप लोगों का रेल रोको कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री मोदी फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा, मोबाइल टावर गिराने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। कोई नुकसान नहीं हमारे को। ये आंदोलन के हिस्से हैं। क्या इन्होंने कभी, बीजेपी वालों ने कभी रेल नहीं रोकी? क्या ये आज्ञा लिख कर देने को तैयार है कि हम जीवन में कभी आंदोलन नहीं करेंगे? आप वो लिख कर दे दें तो हम भी फिर विचार कर लेंगे। टिकैत साहब, ये बताइए, आप अपनी जो बातों से हैं लोगों का दिल जीत रहे हैं। काफी भीड़ देखिए, हम देखिए, ये देखिए, बुजुर्ग से लेकर जवान तक आपके साथ एक आपकी झलक पाने के लिए, आपसे फोटो खिंचाने के लिए तत्पर हैं। आंदोलन तो किसान यूनियन का है, आप भी उसमें एक बड़ा चेहरा उभरे हैं और आपने आंदोलन को में थोड़ा सा जोर जरूर पैदा किया। हम लोग भी थे उस रात गाजीपुर में। आपको लगता है कि ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलेगा और इस तरीके जो पंजाब और हरियाणा से में जो दबाव है, वही दबाव हर जगह, हर देश में पहुंच पाएगा? पूरे देश में, पूरे देश में। ये राकेश टिकैत साहब को मैं लोगों के साथ छोड़ देता हूं। सर, आपको राकेश टिकैत साहब कहते हैं कि अगर वो आंदोलनजीवी कहते हैं तो सबने आंदोलन किए हैं, बीजेपी ने भी आंदोलन किए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी किया है आंदोलन, राम जन्मभूमि का आंदोलन भी हुआ था। तो ऐसे में क्या बीजेपी लिख कर दे सकती है कि वो कोई आंदोलन नहीं करेगा? तो फिलहाल आप देखेंगे, आपको इस पूरी महापंचायत में आपको जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है और महापंचायतों पर जो भीड़ जुट रही है वो उसमें आपको जाति धर्म से ऊपर आकर के लोग नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि किसान आंदोलन बढ़ रहा है। सरकार भले ही कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया और बातचीत की बात आएगी तो जाएंगे भी। फिलहाल लगातार यहाँ पर महापंचायतें हो रही हैं और राकेश टिकैत की डिमांड वो किसी भी दूसरे किसान नेता से ज्यादा है और इस बात की चिंता कुछ किसान नेताओं को जरूर हो रही है, जो कि अब तक आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण था। सहयोगी मनु नैयर के साथ बहादुरगढ़ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
तो आपने देखा महापंचायतों का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाते हैं। किसानों की गन्ना पर्ची पर पैसे की जगह 0 क्यों लिखा आ रहा है? क्या गन्ने का समर्थन मूल्य घटेगा या दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते यूपी सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है? पश्चिमी यूपी में गन्ने की कटाई चल रही है, लेकिन मिल में गन्ना बेचने पर किसानों को कितने पैसे मिलेंगे ये पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ने के जो किसान हैं उनको जो इस वक्त पर्ची दी जा रही है, उस पर्ची में पैसे की जगह 00 ये लिखा आ रहा है। तो इस पर्ची पर जो 00 लिखा आ रहा है, उसके वजह से गन्ना जो किसान हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी है कि आखिर जहां पर पेबल लिखा होना चाहिए और जो हर साल उस पर पैसे लिखे होते हैं, वो इस बार 00 क्यों लिखा होता है। अब आप देखिए, एक पुरानी पर्ची मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए कि इस पर बाकायदा रेट लिखा हुआ है 316 रुपए, यानी जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो 316 रुपए कुछ पैसे प्रति कुंटल गन्ने का समर्थन मूल्य पिछले साल 19-20 में दिया गया था। लेकिन इस बार जब इनको पर्ची मिली है मिलों से, तो उस पे 00 लिखा हुआ है, यानी जो किसान का गन्ना है वो तो किसान ने बेच दिया है, लेकिन ये गन्ने की कीमत क्या है इसके बारे में उसको अभी तक पता नहीं है, और इसको लेकर तमाम सारी किसानों के अंदर बातचीत चल रही है। तो इसके वजह से जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि आखिर राज्य सरकार का क्या कदम होगा। जब हमने जानने की कोशिश की, राज्य सरकार के कई सारे अधिकारियों से हमारी बात हुई कि आखिर ये क्या रीज़न है जो आप पर्ची दे रहे हैं उसमें 00 लिखा आ रहा है, तो उनका ये कहना था कि अभी जो राज्य समर्थित मूल्य जो गन्ने का होता है उसकी अभी घोषणा नहीं की गई है, और उसके वजह से 00 उस पे लिखा आ रहा है। तो गन्ना किसान को अभी नहीं पता है कि जो गन्ने का समर्थन मूल्य है जो अब तक दिया जाता था, 325 रुपए अच्छी क्वालिटी के गन्ने का समर्थन मूल्य है और 315 रुपए सामान्य क्वालिटी का गन्ने का समर्थन मूल्य है। इस बार ना तो समर्थन मूल्य लिख कर आ रहा है, ना ही पूरा रेट बताया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कई बैठक हो चुकी है। अब ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि हो सकता है, चूंकि किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके वजह से हो सकता है कि राज्य सरकार गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ा भी सकती है। लेकिन तमाम सारे जो किसान हैं जो जिनसे बात हुई, उनका कहना है कि एक बार गन्ने का रेट घटाया भी गया था, तो इसी को लेकर बेचैनी है। लेकिन जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक यही है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक बड़ी भागीदारी है। तो हो सकता है कि राज्य सरकार उनको खुश करने के लिए समर्थन मूल्य 10 रुपए और ज़्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दे। हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ये एक कयास जरूर सत्ता के गलियारों में लग रहे हैं इस बात को लेकर। आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको महाराष्ट्र से दिखाते हैं। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने औपचारिक तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इसके बाद किसानों के समर्थन में नाना पटोले ने विधान भवन से गिरगांव चौपाटी तक ट्रैक्टर चलाया। महाराष्ट्र कांग्रेस को नाना पटोले के नाम से एक नया अध्यक्ष मिला, जिन्होंने शुक्रवार के दिन औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर के जरिए वो अब मुंबई के सड़कों पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसानों का रैली चल रहा है उसका समर्थन करते हुए वो यहाँ से जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। कई सारे मुंबई और महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। दरअसल मुंबई कांग्रेस के साथ साथ महाराष्ट्र कांग्रेस दोनों में बदलाव हुआ है। मुंबई कांग्रेस में भाई जगताप को जो है अध्यक्ष बनाया गया है, महाराष्ट्र कांग्रेस में नाना पटोले को अध्यक्ष बनाया गया है, जो इससे पहले विधानसभा में स्पीकर थे। अब इसके साथ ही कांग्रेस जो है अपने आप को राज्य में एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे कि जो रैली है, 2 रैली एक साथ निकल रही है। पहले नाना पटोले यहाँ से ट्रैक्टर के जरिए कुछ दूरी तक जाएंगे किसानों को अपना समर्थन देते हुए। उसके बाद बैलगाड़ी के जरिए वो अगस्त क्रांति मैदान तक जाएंगे, जहाँ से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। बैलगाड़ी से इसलिए क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद जो है ये ट्रैक्टर चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस जो है जिसमें बदलाव हुए हैं वो अपने आप को एक नई तरीके से जो है राज्य में स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुमित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
आईसीआईसीआई की पूर्व एमडी रही चंदा कोचर को ईडी कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें 5 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई है। साथ ही बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। ईडी की पीएमएलए कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को बुलाया था। चंदा कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत आज कोर्ट में पेश हुए। कोचर पर आईसीआईसीआई से नियम विरुद्ध कर्ज देने पर किकबैक का आरोप है। ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। हमारे सर आज चंदा कोचर को बुलाया गया था। इसके पहले उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार भी किया गया था। तो आज बुलाने का क्या मकसद था? अदालत ने क्यों बुलाया था? क्या कार्रवाई हुई? जब कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करती है ईडी, तो जो भी लोगों को वो एक्यूज करती है उनको समन किया गया था। तो चंदा कोचर जी को समन किया गया था और जो कुछ कंपनीज थी उनको भी समन किया गया था। तो मैं चंदा कोचर जी की तरफ से पेश हुआ था और जो मिस्टर दीपक कोचर की और जो कुछ कंपनीज थी उनकी तरफ से भी पेश हुआ था। तो दीपक कोचर जी को कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया था। तो उसके अंदर फिर हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी चंदा कोचर जी के बिहाफ पे। तो उस पर ईडी से रिप्लाई मांगा गया। ईडी ने रिप्लाई दिया कि दे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दी बेल एप्लीकेशन। और तो उस पर हमने बहस की। हमने बताया कि चंदा कोचर को जब भी ईडी ने बुलाया है तब ये गई हैं। आज भी कोर्ट ने बुलाया, एकदम से आई हैं। नंबर ऑफ टाइम्स वो जो हैं दिल्ली गई हैं, और जबकि विमेन को बुलाया नहीं जा सकता दिल्ली, उसके बाद भी उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। तो कोर्ट ने सारी बातें कंसीडर करते हुए चंदा कोचर जी को 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट कर दी है। तो अगर बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट की गई है तो हम क्या ये कहें कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकली? नहीं, इसको टेक्निकली गिरफ्तारी नहीं बोलता। इट इज कहता है कि कोर्ट में आके उनको अपीयर होना और उनको जो प्रावधान है कि सेक्शन 88 सीआरपीसी में कि अगर कोर्ट में ने सिंपल बुलाया और अरेस्ट नहीं हुई तो आप आइए और बॉन्ड कीजिए। तो 88 सीआरपीसी के हिसाब से हमने बॉन्ड पे किया। वेणुगोपाल धूत को भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आया जी। वेणुगोपाल धूत जी के तरफ से तो कोई पेश नहीं हुआ था क्योंकि उनकी शायद समन्स की सर्विस ही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में ये बताया गया कि उनके यहाँ पे समन पेश किए गए थे और जो है उनके घर में फीमेल मेंबर्स को सर्व किए गए थे। तो ये कानून के हिसाब से प्रॉपर सर्विस नहीं होती। तो ईडी की जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर सर्विस करना। तो ईडी ने टाइम लिया है उनको प्रॉपर सर्विस करने के लिए। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत मिलने के बाद इसी केस में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 2 और आरोपियों प्रखर व्यास और एडविन एंथोनी को अंतरिम जमानत दे दी है। मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद बाकी आरोपियों की जमानत की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इन सभी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप